नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हर रोज हम डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत कुछ न कुछ करंट अफेयर्स को डील करते हैं, जिसको समझते हैं, याद रखने का प्रयास करते हैं। तो आज 14 जनवरी, जो कि मकर संक्रांति का पर्व भी है, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को, और शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है साथियों, अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति होने वाले हैं, जिनका शपथ ग्रहण होगा 20 तारीख को, तो उनके बारे में बताना है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति होने वाले हैं, उनके बारे में बताना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण होगा, उस समारोह में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेने जा रहा है? भारत की ओर से हिस्सा लेने कौन जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह। तो बताना है साथियों कि अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, उनके शपथ ग्रहण में कौन हिस्सा लेगा? तो इसका सही जवाब है साथियों एस जयशंकर। जो एस जयशंकर हैं, हमारे विदेश मंत्रालय है, ठीक है साथियों, विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे खबर है, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो हिस्सा लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को, देखिए साथियों ध्यान रखिए तारीख बहुत ही नजदीक है, 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और अमेरिका के वो 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, और उनके शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व जो करने का मौका मिल रहा है, यह डॉक्टर एस जयशंकर को मिल रहा है। और यह भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, भारत का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, और जो संबंध है, द्विपक्षीय जो भी वार्ताएं हो रही हैं, जो भी नए नए संबंध बन रहे हैं, उनको और भी प्रगाढ़ता मिलेगी, और बहुत ही ज्यादा इसमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। हो सकता है निगेटिव भी मिलता है, लेकिन हम लोग उम्मीद तो करेंगे कि पॉजिटिव ही मिले। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अपने अप्रत्याशित, जो पता नहीं किस तरह के निर्णय ले ले, किसी को कुछ खबर नहीं होता है, उस तरह के निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ इनके बहुत ही दोस्ती वाला संबंध है। तो शायद भारत के लिए यह क्या हो, बहुत ही अच्छा पल हो। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, महाकुंभ 2025 जो होना है, उसके लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन, ध्यान रखिएगा साथियों, कुंभवाणी भी है और कुंभ मंगल धुन भी है, दोनों का शुभारंभ किया गया है। आकाशवाणी, किस चीज का? आकाशवाणी का। तो इसमें बताना है साथियों कि इसका शुभारंभ किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, या फिर पीयूष गोयल, या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बताना है साथियों कि कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन की शुभारंभ किसने किया है। तो ध्यान रखें साथियों, इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। आप सभी लोगों को पता हो कि जो कुंभ है वो कहाँ होना है, यूपी में होना है, यूपी में प्रयागराज में। तो यूपी के प्रयागराज में ये जो महाकुंभ होना है 2025 का, तो इसके लिए यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने आकाशवाणी का विशेष चैनल है कुंभवाणी के शुभारंभ किया है, और साथ ही साथ कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया है। देख सकते हैं साथियों खबरों में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्किट हाउस में यहाँ पे कर दिया है, महाकुंभ 2025 को समर्पित किया है। प्रयागराज की घटना है, क्योंकि प्रयागराज में ही होना है। देखिए साथियों, देख सकते हैं यहाँ सारे जो अधिकारी हैं और मंत्रीगण लोगों के साथ यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है, और इसको सूचना प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एफएम चैनल न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाई हासिल करेगा, बल्कि महाकुंभ को दूर दराज के उन गांवों तक भी ले जाएगा जहां लोग चाह कर भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह एक जो हिंदू धर्म की यह जो संस्कृति है, इसको हर एक कोने तक, पूरे भारत तक, पूरे विश्व तक पहुंचाने की एक परिकल्पना जो है योगी आदित्यनाथ जी को, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। और इसमें ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे केंद्रीय सूचना एवं, ये भी ध्यान रखना है साथियों कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं डॉक्टर एल मुरुगन, उन्होंने भी ऑनलाइन माध्यम से इसमें क्या हुआ है, शिरकत किया है, इसमें हिस्सा लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है, और एक नया संस्कृति के तौर पे भी एक नई पहचान मिलेगी, संस्कृति से को और बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025। तो 2025 का जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होना है, तो इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है साथियों? आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, चंडीगढ़,
नई दिल्ली या फिर उज्जैन। तो बताना है साथियों कि कहाँ पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 को शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है साथियों नई दिल्ली। नई दिल्ली में शुरू किया गया है साथियों, नई दिल्ली इसका क्या है सही जवाब। देख सकते हैं पीएम मोदी जो है ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में जो हमारा 2025 का है उसमें शामिल होने गए हैं और शामिल हुए हैं। और और यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने बोला है कि विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं और उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी, कल के क्वेश्चन सेशन में आपको बताया था साथियों कि भारत का लक्ष्य जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। तो उसका लक्ष्य हासिल करना है और इसी के लिए पूरे जोर शोर से हमारे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल, हमारे प्रधानमंत्री भी और सब कोई इसमें लगे हुए हैं। भारत को जो 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, तो 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में हर कोई जुटा हुआ है साथियों, अपने तरफ से प्रयास कर रहा है। हम नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसमें क्या करें, पूरा का पूरा योगदान दे सके। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025। जो थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव है 2025 का, इसका शुरुआत कहाँ किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है साथियों। तो ऑप्शन है आपके पास मुंबई, भोपाल, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो बताना है साथियों थर्ड आई एशियन फिल्म, थर्ड आई का जो एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 है यह कहाँ शुरू किया गया है साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों मुंबई। इसका सही जवाब क्या है, मुंबई। देख लेते हैं खबर में, देख लेते हैं। ये है आपका थर्ड आई, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका लोगो बना हुआ है इस तरह से। और 21st जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है इसको शुरुआत किया गया है 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे 31 जगह 61 61, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। 61 फिल्मों का चयन किया गया है और इसमें बहुत सारे देश, पूरे एशिया के देश हैं। चीन है, मलेशिया है, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीसिया, भूटान से आई है और इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। सायन, ठाणे और इन सब जगहों पे क्या किया जाएगा, इसको स्क्रीन किया जाएगा, फिल्म को उस तरह से स्क्रीन किया जाएगा। और इस महोत्सव के दौरान मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जो जावेद अख्तर हैं, इनको एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाना है साथियों। तो जावेद अख्तर जो है इनकी पहले बहुत जबरदस्त जोड़ी होती थी जावेद और सलीम की। सलीम खान जानते होंगे साथियों आप लोग सलीम खान को, सलीम खान जो है सलमान खान के पिताजी हैं। तो सलीम खान के साथ और जावेद अख्तर की बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग थी और ये बहुत दिनों तक बॉलीवुड के सिनेमा में पटकथा लिखे हैं और इनके द्वारा लिखा गया है, बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उसी को यहाँ पे समर्पित किया जा रहा है यह अवार्ड, जो कि है एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। इससे जावेद अख्तर को नवाजा जाएगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया। पिछले दिनों में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, तो उसमें इस सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन है, पहला विकल्प है आपके पास शिव कुमार नादेशन, या फिर डॉक्टर राजगोपाल, या फिर डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, या फिर डॉक्टर दर्शन सिंह धालीवाल। तो इसका सही जवाब है साथियों डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। देख सकते हैं साथियों यहाँ खबरों में, ये हैं हमारे जो सऊदी अरब में अभी निवास कर रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, और ये हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। देख सकते हैं साथियों इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। और यहाँ पे भारत की जो माननीय राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और पुरस्कार दिया जा रहा है साथियों। यह अभी सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है, और ये चिकित्सक है, फिजिशियन है, चिकित्सक है। और ये वहाँ के जो प्रिंस हैं, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उनके भी खास उनके जो पर्सनल फिजिशियन है उनमें भी रह चुके हैं। तो उनके पर्सनल फिजिशियन मतलब कि सऊदी अरब के बहुत बड़े, जो समझ सकते हैं कि वहाँ के चिकित्सकों में सबसे नामी चिकित्सकों में से एक है। और भारत के द्वारा इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का अवार्ड दिया गया है। जो भी प्रवासी हैं, प्रवासी लोग वो होते हैं जो भारत में जन्म लिए या भारत से ताल्लुकात रखते हैं और किसी दूसरे देशों में अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। तो वैसे लोगों को अपने यहाँ से जोड़े रहने के लिए, और जो इंडियन डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा इसको बल दिया है और विश्व मंच पे इसको एक तरह से नई ऊंचाई दी है, जो इंडियन डायस्पोरा है उसको लेकर के यह एक तरह से क्या है, उसको समझ सकते हैं, उसी को समर्पित यह दिवस है और उसी को मनाया जाता है, उसमें पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है भारत ने राफेल तूफान, अभी राफेल तूफान आया हुआ था, जो कि कैरेबियाई आइलैंड है, जो कैरेबियाई आइलैंड है, यहाँ से जो आप देखते हैं साथियों अमेरिका, और अमेरिका के बगल से जो मैक्सिको की खाड़ी है, तो उसके बगल जो कैरेबियाई आइलैंड है वहीं पे आया हुआ था ये राफेल तूफान। तो बताना है कि किस देश को भारत
भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। मानवीय सहायता किस देश को भेजी है? तो जो देश वहां पे होगा उसी को भेजा होगा साथियों। तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है सोमालिया। तो सही जवाब है साथियों इसका, इस यहाँ कैरेबियाई द्वीप में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसी को क्या किया गया है भारत की ओर से। देख सकते हैं साथियों यहाँ पे, यहाँ एरोप्लेन लगा हुआ है और इस हवाई जहाज से यहाँ अधिकारियों की निगरानी में यहाँ से मानवीय सहायता को भेजा जा रहा है। देख सकते हैं साथियों, कैरेबियन देश क्यूबा राफेल तूफान से तबाह हो चुका है और इसी के लिए तब लगभग 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए साथियों। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है जो पिछले वर्ष भी, तो इस तरह से होते रहता है साथियों। वहाँ जो भी वहाँ का जो अटलांटिक सागर है, तो अटलांटिक सागर में इस तरह के तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तूफान है। तो इस तरह से बहुत जान माल की क्षति पहुंचती है। तो कि दूसरे देशों का यह कर्तव्य बनता है कि उनको सहायता भेजी जाए। और इसी कारण जो भारत है, भारत का तो हमेशा से मोटिव रहा है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ही, पूरा जो धरती ही है वह क्या है, हमारा कुटुंब है, हमारे भाई है, हमारे परिवार है। तो इसी जो संस्कृति है उसको ढोते हुए और उसका परिवहन करते हुए भारत ने क्यूबा को क्या किया है, मानवीय सहायता भेजने का काम किया है साथियों। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल है, खाना अनाज भी है, तो सब चीजें साथियों। चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, खाद्य सामग्री भी और दवा। ठीक है, तो इस दोनों को भेजा गया है भारत की ओर से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है साथियों, तो अगला सवाल है हमारा, वनडे में 4,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर। तो पुरुष क्रिकेट में तो भारत बहुत सब कोई जानता है, सब कोई उसको देखता है, पसंद भी करता है। लेकिन अब महिला क्रिकेट को भी देखने का दौर आ चुका है साथियों, क्योंकि हर किसी का विकास होना चाहिए हमारे समाज में। तो अभी हाल ही में वनडे में 4,000 रन का आंकड़ा पार की है दूसरी भारतीय खिलाड़ी। इससे पहले एक खिलाड़ी पार कर चुकी हैं जिसका नाम है मिताली राज। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो ऑप्शन है आपका स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरलीन देओल या फिर प्रिया पुनिया। तो इसका सही जवाब है साथियों स्मृति मंदाना। जो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की जो ओपनर हैं स्मृति मंदाना, इन्होंने 4,000 रन का आंकड़ा पार किया है साथियों। इससे पहले मिताली राज के द्वारा यह कारनामा किया जा चुका है। देख सकते हैं साथियों, स्मृति ने बनाई ओडीआई में 4,000 रनों की स्मृति। तो ये 4,000 रन बना चुकी हैं और दूसरी 4,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। 28 वर्षीय यह महिला है और इन्होंने 10 जनवरी 2025 में जो मैच हुआ था उसके बाद से इन्होंने किया है। और जैसे ही 40वां रन वहां पे पूरा किया, वैसे ही वनडे में 4,000 रन बनाने का इन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय महिला क्रिकेट के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए। जो सशक्तिकरण का कारनामा है, जो करना है, उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाँ, संन्यास लिया है साथियों हाल ही में। जो बांग्लादेश के ओपनर क्रिकेटर हैं उन्होंने संन्यास लिया है। इससे पहले भी वो संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर रिटर्न किया था, फिर से अभी संन्यास की घोषणा की है। तो बताना है साथियों कौन है? मुस्तफिजुर रहमान है, या फिर लिटन दास है, या फिर शकीब अल हसन है, या फिर तमीम इकबाल। तो इसका सही जवाब है साथियों तमीम इकबाल। जो बांग्लादेश के ओपनर बैट्समैन है, इन्होंने क्या किया है, फिर से अपने क्रिकेट से क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी। इससे पहले भी वो अलविदा कह चुके थे। देख सकते हैं साथियों, जुलाई 2023 में ही वो अलविदा कह दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को अभी खेलना है। उन्होंने क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उससे जस्ट पहले, उससे तुरंत पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, खुद को इस टीम से अलग कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ही संन्यास की घोषणा कर ली साथियों। ये बहुत ही बड़ी खबर है और वहाँ के बांग्लादेश नेशनल टीम के लिए एक निराशाजनक बात है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। महिला हॉकी इंडिया लीग। तो ये महिला हॉकी इंडिया लीग जो WHIL है, इसका आयोजन कहाँ पे होना है साथियों? जो हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसको लेकर के हमेशा ही हम लोगों में उत्साह बना रहता है। तो इसका महिला जो विंग है, जो महिला का हिस्सा है, वहां से हम लोगों के लिए एक नई खबर है कि भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों को बताना है साथियों कि कहाँ पे, किस शहर में हो रहा है, किस शहर को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है रांची, कटक, शिमला या फिर नई दिल्ली। तो बताना है साथियों, इसका सही जवाब है रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी रांची में इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे खिलाड़ी लोग हैं। दिल्ली SG पाइपर्स एक टीम है, एक उड़ीसा वॉरियर्स टीम है। इस तरह से बहुत सारे टीम है। जैसे हम लोग के यहाँ IPL का सिस्टम है ना साथियों, जिस तरह से क्रिकेट के लिए IPL का सिस्टम है, उसी तरह से हॉकी के लिए WHIL का भी सिस्टम है। और इसमें 12 से, देखिए 12 से लेके 26 जनवरी तक खेला जाएगा। इसमें बहुत सारे टीम है। दिल्ली SG पाइपर्स है, उड़ीसा वॉरियर्स है, उसके बाद रांची सरह बंगाल टाइगर्स है, सुरमा हॉकी क्लब है, बहुत सारे क्लब है। तो इनके बीच में, और महिलाओं को हॉकी में बढ़ावा देने के लिए महिला लीग का
ये शुभारंभ किया जा रहा है, बहुत ही बेहतर है। खेल के प्रति इससे जागरूकता बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने पूरे के पूरे क्रिकेट के कल्चर को ही इंडिया में बदल कर रख दिया है, एक नए मुकाम पर ले गया है। उसी तरह से यह जो लीग है WHIL, यह भी क्या करेगा साथियों, हॉकी जो है और महिलाओं का हॉकी जो है विमेन हॉकी, उसको भी आगे ले जाने में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करेगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा भारत क्लाइमेट फोरम। भारत क्लाइमेट फोरम जो 2025 है, उसमें भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान रखना है साथियों, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो बताना है साथियों किसके द्वारा किया गया है। भारत क्लाइमेट फोरम जो है 2025, इसमें इसका शुभारंभ किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या फिर किरण रिजिजू या फिर अश्विनी वैष्णव। तो बताना है साथियों किन के द्वारा किया गया है साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, यहाँ पे मिनिस्ट्री एड्रेस एट पैनल डिस्कशन एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं साथियों पीयूष गोयल जी। और यह है भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिम लक्ष्य 2005 के स्तर से जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, ये पहले का लक्ष्य था साथियों। साथ ही साथ जो बिजली क्षमता है उसका 50% प्राप्त करना, किससे, गैर, देखिए साथियों, गैर जीवाश्म स्रोत, जीवाश्म स्रोत, क्योंकि जीवाश्म स्रोत से क्या होता है साथियों, बहुत सारा प्रदूषण होता है। साथ ही साथ 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 कार्बन को सिंक बनाने का मतलब होता है साथियों कि जिस देश में उसका प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिस देश की फैक्ट्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वहीं पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से यूज कर लेना, ताकि यह एनवायरनमेंट को और पूरे वातावरण को गंदा न करे। ठीक है साथियों। और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देते हुए जीवन और आजीविका का समर्थन करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे क्या होगा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और यह क्या है, और ही इसमें बहुत सारे पहल किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा को लाया गया है, पवन ऊर्जा को लाया गया है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, उसके बाद बैटरी भंडारण, तो बहुत सारी इसमें श्रृंखलाओं को जोड़ा गया है। और सबका क्या होगा, स्वदेशी उत्पादन होगा साथियों, मेड इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, सबका स्वदेशी उत्पादन होगा। इससे क्या होगा, भारत की दूसरे देशों पर जो निर्भरता है, जो ऊर्जा को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, जो जो भी ऊर्जा क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें जो भारत की निर्भरता है वह क्या होगी, कम होगी। ठीक है साथियों। तो यही भारतीय जलवायु मंच जो 2025 है, इसका उद्देश्य यही था, निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं और वित्त पोषकों और वैश्विक सहयोगों को लेकर के साथ में निवेश को बढ़ाना है। और अलग अलग तरह का नवाचार भी करना है, इनोवेशन करना है, नए नए तरीके खोजना है, जिससे क्या हो सके कि एक नया मुकाम हासिल किया जा सके और हम लोग इसमें क्या हो सके, पूरी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और बिना प्रदूषण को बढ़ाए, प्रदूषण को भी कंट्रोल रखना चाहती हूँ। चलते हैं आगे की ओर। अच्छा साथियों, 1 मिनट का आपका समय लेना चाहूंगा। 10th बिहार बोर्ड का बैच हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, राणा सरन टीम के द्वारा। तो राणा सरन टीम के द्वारा भी क्लास शुरू किया जा रहा है। जो भी बच्चे अगले साल जो भी 10th देने वाले हैं, अभी तो 2025 का जो बैच है वो तो अभी चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन तो लास्ट ईयर ही बंद हो गया था। जो 2026 में देने वाले हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस जितना है सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सब सवाल कराया जाएगा, जो भी इनबॉक्स का जो भी टॉपिक है सबको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हर एक महीना मतलब मंथली टेस्ट भी होगा, मंथली टेस्ट का भी प्रोग्राम है इसके अंदर। तो मंथली टेस्ट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका डाउट सेशन होगा हर हर वीकली, वीक का एक डे जो है, वीक का एक दिन पूरी तरह से डाउट के लिए रहेगा। उसमें आप क्या करिए, डाउट पूछिए, जितना भी आपको डाउट आ रहा है सारा डाउट उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्या है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, तीन जो मेन विषय है, जो गणित है, उसके बाद विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है, तीनों में 90% से अधिक अंक लाने की गारंटी दी जाएगी। और पिछले जो बैच हैं उसके छात्र बराबर लाते रहे, क्योंकि इस तरह का कोर्स ये है, सबको इससे फायदा उठाता है। तो आप भी अपने भाइयों को क्या कर सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं। फी तो देखिए, फी तो कुछ है ही नहीं, फी तो न के बराबर है, मात्र 249 रुपए, 249। ये तो कुछ है ही नहीं, एक दिन में पिज्जा बर्गर खाइएगा, इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो इससे आप जुड़ सकते हैं और चैनल के द्वारा जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कोलकाता में साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर कला गैलरी बनाया गया है। कला गैलरी, जो ये कला गैलरी बना है, तो इसका उद्घाटन किसने किया? अच्छा, उद्घाटन के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। उद्घाटन के बारे में आपको बताना है, कौन उद्घाटन किए हैं।
तो ये मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, या फिर अनुप्रिया पटेल ने किया है, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर राजीव रंजन। तो बताना है साथियों, जो साइंस सिटी है, कोलकाता का जो साइंस सिटी है, उसमें जलवायु परिवर्तन, जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है साथियों, देख रहे हैं मौसम किस तरह से बदल रहा है और पता नहीं कब क्या हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन है, उसमें एक कला गैलरी उसी पे, मतलब बेस्ड उसी पे बनाया गया है, कला गैलरी का निर्माण किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये बताना है साथियों। इसका सही जवाब है साथियों गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे खबर। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, यहाँ देखिए कला गैलरी में यहाँ पे है। और यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए कितना ही खूबसूरत और बहुत ही विशालकाय साइंस सिटी बनाया गया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है। तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने शनिवार को कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पे ऑन द एज का मतलब होता है किनार, कगार की ओर, किनार की ओर। तो इसके नामक अत्याधुनिक गैलरी, यही गैलरी है और इसका नाम है ऑन द एज। देखिए साथियों, बहुत ही जबरदस्त, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना साथियों। और इसी पे एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। और यह एक ऐसी उच्च स्तरीय गैलरी बनाने की आवश्यकता पर जोर दी गई है, जो पूरे के पूरे 4 क्षेत्रीय साइंस सिटी में भी है, और हर जगह देश में देखिए हर एक जगह पे इस तरह की गैलरी को बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, जलवायु को लेकर के हमारी जो समझ है वो विकसित होगी, हम इसके प्रति ज़्यादा सचेत होंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी पहल है, और यह भारत सरकार का पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अलग तरह का पहल है। इससे पूरे विश्व को क्या होगा, एक नया नज़रिया मिलेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में काबुई रोंगमेई, ध्यान रखना है साथियों, काबुई रोंगमेई जो नागा समुदाय है उसके द्वारा फसल कटाई की समाप्ति, फसल कटाई जैसे फसल कट जाता है, तो फसल कट गया इसका मतलब अनाज घर में आया, अनाज घर में आएगा तो जो भी किसान होंगे, जो भी समुदाय के लोग होंगे, वो तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब उनके यहाँ अनाज आया है। अनाज ही क्या है, जो समृद्धि का सूचक है। तो अनाज आएगा तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। कौन सा उत्सव है भाई, तो गान नगाई उत्सव, है ना साथियों। गान और नगाई, जो नागा लोग हैं उनके द्वारा गान का उत्सव किया जाएगा। तो बताना है कि यह किस राज्य का है। पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जहाँ पे काबुई रोंगमोई जो नागा समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है साथियों, विकल्प एक बार देख लेते हैं। विकल्प है आपका नागालैंड, या फिर सिक्किम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर मणिपुर। तो इसका सही जवाब है साथियों मणिपुर। इसका सही जवाब क्या है साथियों, मणिपुर। मणिपुर में देख सकते हैं साथियों कितना खूबसूरत यहाँ पे इन लोगों का जो प्राकृतिक जो सांस्कृतिक पोशाक है वह बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम होता है। इसमें पूरी जनता जो है एकदम खुशी का माहौल होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। कब से कब, देखिए दिसंबर से जनवरी, दिसंबर या जनवरी में मनाया जाता है। जैसे ही फसल कटेगा, अब फसल कटेगा तो उसके बाद ये हम मनाया जाएगा। मणिपुर, नागालैंड और असम में भी मनाया जाता है। लेकिन यह जो आपका समुदाय है इसमें मनाया जाता है। क्या क्या होगा इसमें, तो दावत होगा, नृत्य होगा, मौज मस्ती का समय होगा। मतलब मौज मस्ती मतलब ये लोग अपने जो नृत्य है या गान बजा है, उस वाद्य यंत्र को बजाया जाएगा। देख सकते हैं साथियों, घड़ियाल या ड्रम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। साथ ही साथ चावल की बियर, देख सकते हैं साथियों, चावल की बियर चढ़ाई जाती है देवता को। तो इस तरह का प्रथा है कि चावल से बना हुआ बियर जो है, जो चावल को फर्मेंट करके बियर बनाते हैं, उसको देवता को चढ़ाना है साथियों, प्रसाद की ओर पे चढ़ाया जाएगा प्रसाद के तौर पे। और बांस की मसाले जलाई जाती है देवताओं के लिए, तिंगकाओ रंगवान को समर्पित किया जाता है। और यही जो वहाँ के देवता है, तिंगकाओ रंगवान, तो इन्हीं को समर्पित यह पूरा पर्व है, जिसमें क्या है, एक तरह से अनाज जो है, अनाज घर आ रहा है, जो आपकी आर्थिक जरूरत है उसको भी पूरा करेगा, और भोजन तो हर किसी के लिए जरूरी है साथियों। तो यह इस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। अगला सवाल है 29, अच्छा 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम, जो वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। अच्छा, कहाँ किया गया है देख लेते हैं। विकल्प है आपके पास, बेंगलुरु में किया गया, या फिर मुंबई में, या फिर लखनऊ में, या फिर भोपाल में। तो देख लेते हैं साथियों, तो इसका सही जवाब जो है वो है मुंबई, मुंबई में किया गया है साथियों। यहाँ पे खबर जो है, खबर भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए वाटन का, यहाँ वाटन का लोगो भी बना हुआ है, और पीयूष गोयल जी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे श्री पीयूष गोयल का यहाँ लगा हुआ है, जो वाटन है, इंडियाज इकोनॉमिक विजन। और यहाँ पे देख सकते हैं 29th जो मुंबई में किया गया है। और इसमें क्या क्या है, भारत विकास के निचले स्तर के साथ उच्च मुद्रास्फीति से उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति की ओर बढ़ेगा। तो विकास, जो निचले स्तर का विकास है उसको तो कहाँ ले जाना है, उच्च विकास, कहाँ ले जाना है, उच्च विकास की ओर। और जो
उच्च मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति होता है साथियों मुद्रा का गिरना। तो मुद्रा का जो भाव गिर रहा है, जो सुनते होंगे आए दिन खबरों में सुनते होंगे कि जो पैसा है, रुपया का भाव गिर रहा है, उसको अब क्या करना है, जो तेजी से गिर रहा है उसको अब फिर से उठाना है, उसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो निम्न मुद्रास्फीति की ओर बढ़ना है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में किसने 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। ठीक है, तो बताना है कि किन्होंने किया है 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम। तो इसका भी तो जवाब मैंने दिखाई दिया अभी पिछले पिछले में ही, यहाँ पे फोटो दिखा दिया था, यहाँ पे फोटो बना हुआ है श्री पीयूष गोयल का। तो यही इसका सही जवाब है साथियों, यहाँ से हिंट आपको मिल गया। तो इसका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर एस जयशंकर। तो सही जवाब है इसका साथियों पीयूष गोयल। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ लगा हुआ है वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम, और यहाँ पे है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण पर मुख्य भाषण दिया गया है। और इसमें वही जो टारगेट है, लक्ष्य क्या है कि निचले स्तर के साथ उच्च मुद्रास्फीति जो है उसको क्या करना है, निम्न मुद्रास्फीति में बदलना है। और जो विकास है, विकास के निचले स्तर को कहाँ ले जाना है, उच्च विकास की ओर ले जाना है। तो इसको क्या करना है, तेजी से डेवलप करना है भारत को। 2025 के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है साथियों। चलते हैं आगे। ये हमारा साथियों सवाल है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं अभी किस देश के दौरे पर हैं, अभी किस देश के दौरे पर हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो आपका विकल्प है साथियों ब्रिटेन है, या फिर अमेरिका, या फिर स्पेन, या फिर चीन। तो इसका सही जवाब है साथियों स्पेन। स्पेन के अभी दौरे पे गए हुए हैं, और स्पेन के साथ, सिर्फ स्पेन के साथ ही मीटिंग नहीं हो रही है साथ ही साथ ईयू जो है, ईयू जानते होंगे आप लोग, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी मीटिंग हो रही है, और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त जो द्विपक्षीय वार्ता है, उसके साथ ही साथ नए जो संबंध बनने हैं इन दोनों देशों के बीच में, संस्था के बीच में, उससे भारत को एक बहुत ही मजबूत आपका भविष्य बनते हुए दिख रहा है। 2 दिवसीय यात्रा है, 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, जो उनकी पहली स्पेन यात्रा है। स्पेन के लिए यह उनकी पहली यात्रा है। और उन्होंने क्या-क्या कहा है, सिर्फ स्पेन के साथ ही बात नहीं की है, उन्होंने कहा है स्पेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध इस अशांत समय में स्थिरता लाने वाले कारक हो सकते हैं। अशांत समय क्यों कहा है साथियों? क्योंकि अभी पूरा का पूरा यूरोप देख रहे हैं युद्ध से जुड़ रहा है साथियों, युद्ध हो रहा है अभी यूरोप में। यूरोप में किस तरह का युद्ध हो रहा है? तो एक तरफ आपको पता है, एक तरफ रसिया है और एक तरफ दूसरे तरफ यूक्रेन है। और यूक्रेन के तरफ से पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ खड़ा है, उनको मदद की जा रही है हर तरह से। और इसी को लेकर के बोला है भारत ने, और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि इस अशांत समय में अगर स्थिरता लाना है, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही कारक है, और वो है स्पेन और यूरोपीय संघ, जो कि भारत के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि भारत एक न्यूट्रल देश है साथियों। भारत न्यूट्रल देश है, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ही साथ पहले यूक्रेन का भी दौरा कर लिया, फिर रूस का भी दौरा कर लिया। इसका मतलब क्या है साथियों, कि इनका संबंध दोनों के साथ बहुत ही बेहतर है। ठीक है, इनका स्वागत किया गया है। जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है उनका साथियों, पेड्रो सांचेज। तो पेड्रो सांचेज के द्वारा इनका स्वागत किया गया है, और बोला गया है कि हाँ, हम लोग अपने संबंध को बनाए रखेंगे और इसको एक नए मुकाम पे ले जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज सवालों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, और डेली करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज है, इसको फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। और एक आपसे आग्रह रहेगा कि लाइक ज़रूर कर दें साथियों। लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। हर दिन हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।